हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक को पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास नंबर दूसरा है, सेकंड है, जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एपीएफसी ईओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें, साथ ही साथ प्रीलिम्स 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं जिसमें आपका इकोनॉमी का पोर्शन है, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ाया जा रहा है, मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। मेरा नाम राहुल बनवाला है। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैंने आपको बताया पूरा इकोनॉमी को हम लोग 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास कल हमारा हुआ था, आज हम दूसरा क्लास ले रहे हैं और ये इस वीक आपका इकोनॉमी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट टॉपिक है चीट फंड एंड निधि। ठीक है, चीट फंड और निधि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एक तरह का एनबीएफसी है। ठीक है, चीट फंड और निधि क्या है, एक तरह का एनबीएफसी के अंदर में आता है। इसमें कोई भी एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अब इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट जो करता है वो मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है निधि कंपनी को रेगुलेट करता है। चूँकि ये कंपनी है इसलिए ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर में रजिस्टर्ड होता है। ये क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इसमें जमा करते हैं, फिर उस पैसे से किसी को अपने में वो लोग किसी को लोन देते हैं। हम लोग जो गांव में होता है ना कमेटी सिस्टम, बस उसी टाइप का है ये। ठीक है, इसको म्यूचुअल बेनिफिट फंड भी बोलते हैं। इसका लोकलाइज्ड ऑफिस भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, साउथ इंडिया में ज़्यादा आपको दिखेगा ये। इसमें जो इसके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा उसमें डालते हैं और घर बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए रिजनेबल रेट पे, ठीक है, उचित दरों पे लोन देता है। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट मैंने बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चिट फंड को। और निधि कंपनी को कौन रेगुलेट करती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, सेबी और आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता है, ना तो निधि कंपनी को ना तो चिट फंड्स को। ठीक है, और ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कौन सा, चिट फंड जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकता है, रूल बना सकती है। उसके बाद जीएसटी जो है वो चिट फंड पे आपका लगता है। एनआरआई जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें अपर लिमिट नहीं है, ऑन ए नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। ठीक है, तो गैर प्रत्यार्पण आधार पे जो गैर निवासी एनआरआई है वो निवेश कर सकते हैं कितना भी, लेकिन याद रखिए एफडीआई जो है अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट मतलब वैकल्पिक निवेश कोष है ये। तो एक तरह का ये प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। यहाँ प्राइवेटली पुल्ड मतलब इसमें निजी लोग जो है, सरकारी लोग नहीं, निजी लोग जो है इसमें पैसा अपना डालते हैं। और वो कोई भी पैसा डाल सकता है, चाहे इंडियन लोग या फॉरेन लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। और ये ठीक है, और इसके द्वारा फिर अलग अलग चीज़ों में पैसा डाला जाएगा। ठीक है, ये आपका सेबी के अंदर में आता है ये। ठीक है, सेबी का एक रेगुलेशन जिसका नाम है सेबी ऑल इंडिया, ठीक है, सॉरी, सेबी ऑल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो ट्रेडिशनल जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि स्टॉक से करते हैं या बॉन्ड से, कैश से या प्रॉपर्टी से, वैसे इन्वेस्टमेंट इसमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में उस तरह से आप नहीं करोगे। ठीक है, इसमें बड़े बड़े अमीर लोग पैसा डालते हैं। ठीक है, इसलिए ये ट्रेडिशनल जो हमारा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम किसी का शेयर खरीद लेंगे, किसी को बॉन्ड वो खरीद लेंगे या कैश के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, उस तरह से आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा नहीं डाल सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो, इसके लिए हमारा वेंचर कैपिटल फंड होता है। ठीक है, या फिर हेज फंड होता है। हेज फंड बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। प्राइवेट इक्विटी फंड होता है या कमोडिटी फंड। तो ये सारा जो चीज़ है वो आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में आता है। ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में क्या क्या नहीं आएगा, तो इसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं आएगा, इसमें म्यूचुअल फंड्स नहीं आता है, इसमें फैमिली ट्रस्ट नहीं आता है, और इसमें ईएसओपी। ठीक है, ईएसओपी को बोलते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म इसका है एम्प्लॉय स्टेट ओनरशिप प्लान। तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होता है, जो मालिक होता है, एम्प्लॉय को ऑफ़र देता है कि आप कंपनी के स्टॉक को कम रेट में या फिर बिना खर्च के ज़्यादा पैसा दिए आप खरीद सकते हैं। तो ये जो चारों है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, या फिर फैमिली ट्रस्ट हो, या ईएसओपी, ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में नहीं आता है। अब देखिए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। किस आधार पे, कि उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, और उसको रेगुलेशंस के आधार पे। तो इसको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में रखा जाता है। कैटेगरी 1 में उन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को रखा जाता है जिसका इकोनॉमी पे पॉजिटिव
प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसको सेबी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कुछ कंसेशन भी दे सकती है, कुछ छूट भी दे सकती है, मतलब जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा अच्छा होगा, वो कैटेगरी 1 वाला होगा। जैसे स्टार्टअप में, और इस जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 वाला है, उस फंड में जो भी पैसा कहीं इन्वेस्ट होता है उससे पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में दिया जाता है, सोशल वेंचर में, सोशल फील्ड में, और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को दिया जाता है। और वो सारे इंस्टीट्यूशंस जिसको गवर्नमेंट को लगता है ये बहुत ही ज़्यादा सोशल रूप से या इकोनॉमिक रूप से अच्छा है हमारे देश के लिए, ठीक है, गुड है, उसको कैटेगरी 1 में गवर्नमेंट रखती है। इसका एग्जांपल क्या है कैटेगरी 1 वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का? वो है वेंचर कैपिटल फंड और एंजल इन्वेस्टर। आगे हम देखेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, आगे देखेंगे। कैटेगरी 2 में उन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को रखा जाता है जिसमें कोई भी सरकार कंसेशन जो है ये रियायत नहीं देती है। इसमें एग्जांपल है प्राइवेट इक्विटी या फिर डेट फंड या रियल एस्टेट फंड। कैटेगरी 3 में उन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को रखा जाता है जिसका नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होता है, मतलब नकारात्मक बाह्य प्रभाव होता है, ठीक है, और उसमें लीवरेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उत्तोलन का कार्य जो बहुत ज़्यादा करता है। जैसे इसमें हेज फंड है, हेज फंड वो फंड होता है दोस्तों, ये अनरजिस्टर्ड होता है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा अमीर लोग इसमें पैसा देते हैं। और इसके कैटेगरी 3 वाले के लिए सेबी से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, इसको सेबी रेगुलेट भी नहीं करता है, क्योंकि अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अगर लॉस होगा तो वो अपना झेल लेंगे, इसलिए कैटेगरी 3 वाले को सेबी रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है, और ये अनरजिस्टर्ड होता है। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल से नाम होता है, एंजल मतलब होता है परी, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर उसको कहते हैं, ठीक है, जो किसी कंपनी में, स्टार्टअप में टेक्निकल एडवाइस देता है, ठीक है, तकनीकी सहायता देता है, या फिर स्टार्टअप को मदद करता है पैसे दे के, ठीक है। इसमें उसके फैमिली फ्रेंड जनरली होते हैं या फिर फैमिली के लोग होते हैं या फिर फ्रेंड होते हैं, ठीक है। ये मदद करता है शुरू में कंपनी को ग्रो होने में। उसका मकसद ये नहीं होता है कि कंपनी ग्रो होगा और हम उससे पैसा कमाएंगे, ठीक है, पैसा बाद में हो सकता है वो बाद में कमाएगा, लेकिन इस मकसद से इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कि हम उसे अर्निंग करेंगे, उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो जो कैटेगरी 1 वाला अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, वेंचर कैपिटल फंड, वो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कैटेगरी 1 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में ये आता है। उसी तरह से एक होता है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड और एंजल इन्वेस्टर में ज़्यादा अंतर नहीं है। एंजल इन्वेस्टर बस अपना पैसा कंपनी में लगाता है, ठीक है, और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बिजनेस को खड़ा करना होता है, शुरू में हेल्प करना होता है। लेकिन जो वेंचर कैपिटल फंड होता है ये भी आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 है, लेकिन ये अपना पैसा नहीं लगाता है, बल्कि किसी से पैसा लेता है, बाकी लोगों से, और फिर जाके कंपनी में पैसा लगाता है, और उसका मकसद होता है कि कंपनी को ग्रो करके पैसा कमाना, ठीक है। ये होता है वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं एक एंजल टैक्स क्या होता है। तो एंजल टैक्स क्या होता है दोस्तों? तो मान लीजिए कोई शेयर है 10 रुपये का, लेकिन ये शेयर मार्केट में अगर बेचेगा तो 10 रुपये इसको मिलेगा, लेकिन एंजल इन्वेस्टर को मान लीजिए ये शेयर 100 रुपये में कंपनी स्टार्टअप बेचती है, ठीक है। तो जब भी शेयर एंजल इन्वेस्टर ख़रीदता है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कोई स्टार्टअप का, ठीक है, तो कंपनी को क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो उस केस में एंजल टैक्स जो है वो लगाया जाता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ब्लैक मनी को और मनी लॉन्ड्रिंग को कंपनी को रोका जाए, ठीक है। तो एंजल टैक्स लगता है सभी पे, लेकिन जो भी कंपनी जिसका अभी स्टार्टअप है 10 साल तक उस पर नहीं लगेगा, और उसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ से नीचे है और 10 साल तक, शुरू के 10 साल तक, तो उस पर एंजल टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है और एंजल टैक्स क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल, पार्शियल मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा, और क्रेडिट गारंटी मतलब क्रेडिट का गारंटी ले रहा है, ऋण का गारंटी ले रहा है। कहने का मतलब है कि एनबीएफसी, ये एनबीएफसी के लिए है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आपको पता है कि एनबीएफसी को पैसे का दिक्कत है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, सरकारी जो बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं, सरकारी बैंक, वो क्या करेगी? तो जो भी एनबीएफसी जिसका क्रेडिट रेटिंग कम से कम AA है, ठीक है, तो उसके सिक्योरिटी को वो परचेज कर लेगी। तो एक एनबीएफसी है और एक बैंक है, तो ये एनबीएफसी का अगर रेटिंग AA है और इसको पैसे का दिक्कत है, तो सरकार ने बोला कि ठीक है, हम जो है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम लाते हैं, जिसके तहत ये जो सरकारी बैंक है, पब्लिक बैंक है, ये इसका शेयर को खरीद लेगा। ये इसका शेयर को खरीद लिया, तो शेयर इधर चला गया, मतलब सिक्योरिटी को खरीद लिया। अब बदले में इसको क्या मिल जाएगा? पैसा। तो इसको पैसे का ज़रूरत था, वो पूरा हो जाएगा। अब कल को अगर ये पैसा अगर नहीं दे पाएगा, तो सरकार जो है इस स्कीम के तहत उसको गारंटी लेगी और बैंक को पैसा रिटर्न करेगी, ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए ये लाया गया था
नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं लाएंगे तो फिर जो एनबीएफसी होगा या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगा उसके पास पैसा है नहीं, ठीक है, तो फिर उसको लॉस होगा और उसको अपना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है ये क्या करते हैं, ये खुद से पब्लिक से पैसा नहीं ले पाएगा क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ठीक है। लेकिन इसको इसको कमाएगा पैसा कैसे, लोन देगा। लेकिन ये लोन जो ये बैंक से पैसा लेता है, बैंक से पैसा लिया एनबीएफसी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक से पैसा ये नहीं ले सकता है। लेकिन और ये पैसा बैंक से लिया और बैंक जो पैसा मान ली 5 साल 10 साल के लिए दिए, और एनबीएफसी से पैसा, एनबीएफसी आम लोगों को लोन नहीं दे सकता, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये लंबे समय तक के लिए रहता है, 20 साल 25 साल 30 साल बाद पैसा इसको वापस होगा। लेकिन एनबीएफसी को तो पैसा भाई वापस करना है। तो ये जो एनबीएफसी ने लोन दिया है ये क्या है, ये इसका एसेट है, ठीक है, परिसंपत्ति है, क्योंकि इसको एनबीएफसी को इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये बैंक ने इसको लोन दिया तो ये एनबीएफसी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, देताएं देनदारी, इसको वापस करना है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी का जो एसेट है वो पैसा उसको लेट में मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है। वहीं एनबीएफसी का जो लाइबिलिटी है वो जल्दी है क्योंकि बैंक उसको कम समय के लिए लोन दिया है। तो एनबीएफसी पे लाइबिलिटी अधिक हो गया और एसेट कम हो गया। तो एसेट और लाइबिलिटी का जो मिसमैच है उसी मिसमैच को दूर करने के लिए सरकार ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लाया था, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम बोलते हैं 2007। ये आरबीआई के अंदर में आता है। इसके तहत आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है किसको, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें कोई भी अगर विवाद होता है तो आरबीआई उसको सुनती है, इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, ठीक है। ये सभी तरह का पेमेंट सर्विस को, सिस्टम को, ठीक है, रेगुलेट करती है, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनी है वो भी अगर कोई पेमेंट सिस्टम या सर्विस देना चाहती है तो वो भी दे सकती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आरबीआई जो है रेगुलेट करता है। और फिर आरबीआई ने इसको रेगुलेट करने के लिए इसी एक्ट के अंडर में फिर एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मतलब होता है दोस्तों जिसका मूल्य किसी दूसरे चीज़ से डिराइव होता है, तभी नाम है डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक सिक्योरिटी है, चाहे वो शेयर है, बॉन्ड है, उसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट से डिराइव होता है, ठीक है, उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो से अधिक पार्टी के बीच में एसेट को लेके जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, जिसमें बोला जाता है कि कुछ इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये एसेट का या सिक्योरिटी का, वो किसी दूसरे एसेट से रहेगा और उसका वैल्यू स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट या मार्केट इंडेक्स पे रिलेटेड होगा। डेरिवेटिव को हम शेयर मार्केट में उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर आप उसको ओवर द काउंटर, मतलब ओवर द काउंटर में भी जाके, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर जाके भी बेच सकते हो। डेरिवेटिव जो होता है उसको सेबी रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। पहले हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको सेबी के अंदर में इसको मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का डेरिवेटिव है, ये दो पार्टी के बीच में होता है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि कोई भी एसेट जो है उसको एग्रीड प्राइस पे फ्यूचर में बिकेगा। कहने का मतलब देखो, एक व्यक्ति है ये और एक व्यक्ति है ये, ठीक है। अब ये इसने जो है गेहूँ उगाया, ठीक है, गेहूँ उगाया और मान लीजिए 10,000 kg, ठीक है, और बोला कि ठीक है हम 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से गेहूं को बेचेंगे, ठीक है। लेकिन कल को मान लीजिए मार्केट में प्राइस गेहूं का जो है वो बढ़ के 30 रुपये, 20 रुपीज़ से घट के 10 रुपीज़ हो गया, ठीक है, या फिर 20 रुपीज़ से, तो ये व्यक्ति बोलेगा कि नहीं भाई हमको तो लॉस होगा। तो उस केस में ये व्यक्ति जो है अगर इसके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो ये व्यक्ति को 10 भले गेहूं का प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, इसको 20 रुपीज़ में ख़रीदना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको गारंटीड प्राइस मिल जाएगा किसान को, और इसको भी जो है अगर मान लीजिए गेहूँ का प्राइस 30 रुपीज़ हो गया, ठीक है, वीट का प्राइस, तब तो इसको लॉस हो जाएगा, ठीक है, राइट, क्योंकि उसको अगर मार्केट में 30 रुपीज़ हो गया है तब इस व्यक्ति को फ़ायदा हो जाएगा इसको, है ना, क्योंकि इसको अभी 20 रुपीज़ मिल जाएगा, लेकिन किसान को लॉस होगा। लेकिन वहीं अगर वीट का प्राइस 10 रुपीज़ होगा मार्केट में तो ये व्यक्ति को लॉस हो जाएगा क्योंकि इसको मार्केट में 10 रुपीज़ में मिल जाता है, लेकिन चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसको ख़रीदना पड़ेगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब उतना काम का नहीं है, ठीक है, बस
मोटा मोटा समझना है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जिसमें होता है कि कोई व्यक्ति को जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको फ्यूचर में किसी रेट पे जो बायर होता है वो ख़रीदने का उसका होता है कि हम ख़रीदेंगे, ठीक है। और एक में होता है कि जो सेलर होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बेचने का। तो इस तरह से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। कभी आएगा तो वो चर्चा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट डेट, सरकारी ऋण के बारे में, ठीक है। सरकारी ऋण किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक आपका बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, ऋण है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। वो एक में है आपका पब्लिक डेट, ठीक है, और एक होता है आपका अदर लाइबिलिटी, ठीक है। तो पब्लिक डेट में क्या होता है? पब्लिक डेट में वो डेट होता है जिसमें भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गिरवी रख के जो है आपका लोन लेती है, तो उसको हम लोग पब्लिक डेट बोलते हैं। तो पब्लिक डेट वो होता है जिसमें पैसा जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है आपका अदर लाइबिलिटी, अन्य देनदारी या अन्य दायित्व, जिसमें पब्लिक अकाउंट का लाइबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड का लाइबिलिटी हो, या रिजर्व फंड का, या डिपॉजिट का, या फिर अदर अकाउंट। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी का जो डेट होता है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो पब्लिक डेट होता है और अदर लाइबिलिटी में होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा पब्लिक डेट होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं कि इंटरनल मतलब आंतरिक, जो भारत के इंटरनल लोन लिया गया है, और दूसरा एक्सटर्नल मतलब जो विदेश से लिया गया है। तो एक्सटर्नल का देखते हैं आर्टिकल 292 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत सरकार को अलाउ करता है कि विदेश से जो है वो लोन ले सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गिरवी रख के, मतलब उसके गारंटी लेके, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही एक्सटर्नल डेट आता है, और इंटरनल डेट मतलब भारत के अंदर। तो एक होता है मार्केटेबल डेट, मतलब उसका हम लोग जब भारत सरकार गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी को या फिर ट्रेजरी बिल को, हमने देख लिया गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी क्या होता है या ट्रेजरी बिल। तो जब भारत सरकार गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल के द्वारा अगर लोन लेती है मार्केट से, तो उसको मार्केटेबल डेट बोलते हैं। और नॉन मार्केटेबल डेट क्या होता है? तो इसमें इमीडिएट ट्रेजरी बिल होता है, मतलब 14 दिन का ट्रेजरी बिल इसमें होता है, जो ये इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अगर केंद्र सरकार को पैसा लेना है ना, तो केंद्र सरकार को पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा लेना है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 14 डेज का आपका जो इमीडिएट ट्रेजरी बिल इशू करती है। फिर उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या पौंडीचेरी या कुछ सेंट्रल बैंक या स्पेशल सिक्योरिटी, ये सारे लोग खरीदते हैं, एग्जिम बैंक, ये सारे लोग, है ना। फिर बाद में 14 दिन के बाद जो है वापस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 14 डेज के लिए पैसा मिल गया, इसको हम लोग नॉन मार्केटेबल डेट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मोटा मोटी, तो आप समझ में आएगा। तो हम बोलेगा पब्लिक डेट क्या है, जैसे हमने बात क्या कर रहे थे यहाँ पे ये गवर्नमेंट डेट का, तो गवर्नमेंट डेट में सब आ जाएगा पूरा सारा चीज़, है ना, पब्लिक डेट, अदर लाइबिलिटी। लेकिन अगर सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पब्लिक डेट क्या है, तो इसमें अदर लाइबिलिटी वाला शामिल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इंटरनल डेट में अब समझ जाइएगा क्या है, मार्केटेबल प्लस नॉन मार्केटेबल, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि क्या प्रोविडेंट फंड या फिर रिजर्व फंड ये क्या इंटरनल डेट का है, तो नहीं है। तो इसी तरह से MCQ हमारा बनता है। उसका नेक्स्ट देखते हैं रोल ओवर रिस्क क्या होता है। रोल ओवर रिस्क मतलब अभी जो रिस्क है उसको अगले, मतलब उसको दूर करने के लिए आप कहीं से लोन ले लीजिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने जो है इससे 10 रुपये लिया, ठीक है, और फिर ये पैसा नहीं दे पाया, तो ये कि पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से 12 रुपये ले लेगा लोन पे, और फिर 12 रुपये में से 10 रुपीज़ इसको दे देगा, 2 रुपये इसके पास हो गया। फिर कल को जब ये व्यक्ति इससे पैसा मांगेगा 12 रुपीज़, तो ये क्या करेगा, किसी तीसरे से, मतलब किसी चौथे से 15 रुपीज़ ले लेगा, फिर इसको दे देगा फिर 3 रुपये। तो ये इसको हम लोग रोल ओवर रिस्क बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि नया लोन लेके पुराना लोन को चुकता फाइनेंस करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका रिस्क जो है बढ़ते जाता है, ठीक है, और फिर दिक्कत होगा लास्ट में। तो उसी को बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। तो सरकार क्या करती है कि पुराने लोन को पूरा करने के लिए, ओल्ड लोन को पूरा करने के न्यू लोन लेती है, इसी को हम लोग रोल ओवर रिस्क हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। तो वर्ल्ड बैंक
जो ग्रुप है दोस्तों, उसमें टोटल जो है बहुत सारी संस्था आती है। जैसे IDA आता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। IBRD आता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर ICSID आता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। फिर MIG आता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर एक IFC आता है, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये टोटल 5 संस्था इसमें वर्ल्ड बैंक में आता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। और वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं, तो IDA और IBRD दोनों को मिला के बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और पांचों को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो भारत जो है ना वो सभी का मेंबर है, सिर्फ इसको छोड़ के ICSID का मेंबर जो है भारत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वही ICSID के बारे में इसमें लिखा हुआ है, बाकी डिटेल में हम लोग वर्ल्ड बैंक में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक एक संस्था है। ये लीगल नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा निवेश का विवाद है उसके निपटान के लिए बना हुआ है। तो लीगल जब डिस्प्यूट होता है दो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच में, तो वो डिस्प्यूट को दूर करने के लिए हमारा ये सेंटर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और ये जो भी डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टैक्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो टैक्सेशन के प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, प्रगतिशील टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका प्रगति बढ़ते जाएगा, मतलब अगर आपका इनकम बढ़ते जाएगा तो आपको टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। हम ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा टैक्स दीजिए। रिग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, ठीक है। रिग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, प्रतिगामी। प्रतिगामी का मतलब क्या, जो व्यक्ति कम पैसा कमा रहा है और गरीब लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, अमीर लोग कम टैक्स दे रहे हैं। कहने का मतलब है, एग्जांपल से समझिए, जैसे इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कमाइएगा उतना पैसा आपको टैक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख रुपये कमाए तो कोई टैक्स नहीं, ये हम सालाना बात कर रहे हैं, मोटा मोटी आप समझिए। जैसे मान लीजिए 5 लाख कमाए तो मान लीजिए उस पर लगा टैक्स 10%, ठीक है। तो मान लो हो गया 50,000। कोई मान लो 10 लाख कमाया तो उस पर टैक्स लग गया मान लो 20%, तो उसका हो गया 2 लाख रुपया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, इनकम अगर बढ़ रहा है 1 लाख से 5 लाख बढ़ा, 5 लाख से 10 लाख बढ़ा, तो टैक्स भी आपका 0 से 50,000 से 2 लाख हुआ। तो जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखोगे कि टैक्स जो है वो भी आपका, टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है और ओवरऑल टैक्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है। उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, प्रगतिशील टैक्स बोलते हैं। अगर हम रिग्रेसिव टैक्स के बारे में देखेंगे तो भले आपका इनकम बढ़ेगा, लेकिन आप परसेंटेज में जब निकालेंगे तो आपको टैक्स कम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए ये अंबानी है, ठीक है, और ये है रामू, ठीक है। तो अंबानी जो है मान लीजिए इनका तो इनकम बहुत होगा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। और रामू जो है मान लीजिए 10,000 रुपये महीना कमा रहा है। दोनों ने 5 किलो आटा खरीदा, ठीक है, 5 kg आटा खरीदा। तो 5 kg आटा का मान लीजिए रेट मान लो 200 रुपीज़ हो, ठीक है। 200 रुपीज़ में इनडायरेक्ट टैक्स अंबानी जी ने जितना दिया होगा उतना रामू भी देगा। तो मान लीजिए टैक्स इसमें लगा 10 रुपीज़ मान लो। अब अगर हम यह 100 रुपीज़ लग गया मान लो, 100 रुपये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10 रुपीज़ मान लो, 10 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। अब अगर हम 10,000 का 10% देखेंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने मान लो चावल खरीदा 2,000 रुपये का, ठीक है, और 2,000 रुपये में 100 रुपया उन्होंने टैक्स दिया, ठीक है। 100 रुपये टैक्स दोनों ने, ठीक है। तो अगर हम इसके इनकम का 100 देखेंगे तो कितना होगा आपका 0.1%, ठीक है। मतलब सॉरी 1% होगा इसका। 100 रुपीज़ जो होगा वो 10,000 का 1% होगा। वहीं इसका देखिएगा तो बहुत कम आएगा, वो 0.0001%। आप देख लीजिए कितना आएगा, बहुत कम आएगा। तो देखो दोनों ने सामान सेम खरीदा, दोनों ने टैक्स मूल्य में कम सेम दिया, लेकिन जब परसेंटेज निकालें तो अंबानी जी का कितना, उनका इनकम का मात्र 0.001% टैक्स लग रहा है, और जिनका कितना लग रहा है 1% के आसपास, ठीक है। समझ में आया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स। आपका इनकम बढ़ा लेकिन आपका टैक्स का जो परसेंटेज है वो आपका इनकम के रिस्पेक्ट में कम हो गया, ठीक है। उसको हम लोग रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब अनुपातिक टैक्स, जिसमें सरकार बोलती है फ्लैट रेट टैक्स सिस्टम, कितना भी आप कमाइए 10% लगेगा, ठीक है। 1 लाख कमाइए 10% टैक्स दीजिए, 2 लाख कमाइए 10%, 1 करोड़ 10%। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक टैक्स, जिसमें संपत्ति की परवाह किए बिना सभी पर समान जो है वो टैक्स आपका लगता है, ठीक है। अब 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है कि टैक्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, मतलब किससे टैक्स का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स
नाम में क्या है, क्या है कि कर का प्रभाव, किस पे कर का प्रभाव लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब होता है जिस व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब जिस पर्सन पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कर का प्रभाव मतलब होता है, ठीक है, कि जिस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो नहीं होगा, जिस पे टैक्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, ठीक है। तो जिस पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, शुरू में से जिससे टैक्स लिया जा रहा है। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होगा, जहाँ पे फाइनल टैक्स सेटलमेंट होता है और जो टैक्स का बियरर होता है। कहने का मतलब देखो, अगर हम जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी सरकार किस से ले रहा है, जीएसटी ले रहा है जो सामान का गुड्स और सर्विस बना रहा है उससे, है ना। तो कोई इस्टेब्लिशमेंट बना रहा होगा, लेकिन मान लीजिए मैगी बनाया, तो मैगी बनाया तो सरकार को जीएसटी दिया, ठीक है, लेकिन क्या जीएसटी जो दे रहा है वो उसका बर्डन किस पे पड़ेगा, हमारे पे पड़ेगा कि फैक्ट्री वाले पे पड़ेगा, बताओ। क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है, तो हम और आप देते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे से ही पड़ता है। लिया जा रहा है इससे, सरकार जो है टैक्स इस इस्टेब्लिशमेंट से ले, इस फैक्ट्री से ले रहा है, लेकिन सामान में अगर जीएसटी रेट बढ़ेगा तो सामान का जो वैल्यू होगा, मूल्य होगा, प्राइस होगा, वो बढ़ जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हम लोग पे। मतलब टैक्स दिया जा रहा है किसी और से, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी और पे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, अगर जिससे टैक्स लिया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। किससे लिया जा रहा है, कौन शुरू में टैक्स दे रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। तो कर का प्रभाव हो गया, ठीक है, और एक हो गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इसको आपको हिंदी में, इंग्लिश में याद रखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। उसके बाद याद रखिए, अगर मान लीजिए कोई रेसिडेंट इंडियन है, मतलब भारत में 6 मंथ से अधिक रह रहा है, तो भारत सरकार उस पर टैक्स लगता है उसके इनकम पे, ठीक है। तो वो भले इनकम इंडिया में कमाए या विदेश में कमाए, अगर कोई रेसिडेंट इंडियन है, भले वो इंडिया में से पैसा कमा रहा है या विदेश से, उसके टोटल इनकम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेती है। लेकिन कोई अगर एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी पे, उसके इनकम पे टैक्स लेगी जो पैसा, जो इनकम जो वो कमाया होगा इंडिया से, समझ में आ गया। तो अगर कोई रेसिडेंट इंडियन है तो भले ही पैसा वो इंडिया से बाहर अर्न क्यों ना करे, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाएगी, इनकम टैक्स। लेकिन कोई अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो सिर्फ उसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाएगी जो पैसा वो भारत से कमाया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर, बजट का पे है, बजट में जो एक खर्चा होता है सरकार का वो कैसे कैसे होता है। तो सरकार का खर्चा आप देखिए कि कहाँ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा सरकार का जो खर्चा होता है वो 20% वो होता है कि सरकार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स या ड्यूटी जो राज्यों को बांटती है, तो मान लीजिए भारत सरकार के पास 100 रुपीज़ आया, ठीक है, उसका 20 रुपीज़ वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में या फिर ड्यूटी के रूप में दे देती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिस पे जो टैक्स का पैसा आता तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास वो शेयर करती है, तो 20 रुपीज़ दे देती है, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने लोन भी लिया होगा बहुत सारा से, है ना, लोन, तो उस पर इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट कितना देती है, जितना भी पैसा उसके पास आया उसका 18% इंटरेस्ट देती है, ठीक है, 18 रुपीज़ इंटरेस्ट में दे देती है, ठीक है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च कितना करती है, 13%। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के अनुसार कितना देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है 10%, और खर्चा 10%, पेंशन में 6%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 6%, डिफेंस में 9%, डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 6%। तो शुरू का टॉप 3 याद कर लीजिए कि राज्यों के साथ टैक्स में कितना देता है, 20%, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है, अगर हमको इसका डेटा अगर नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, इंटरेस्ट पेमेंट का है,
है ना, 18% के आसपास। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, फिर बजट में पैसा आता कहाँ कहाँ से है सरकार को, तो अलग अलग टैक्स से सरकार को पैसा प्राप्त होता है, मिलता है ना। तो सबसे ज़्यादा टैक्स में सरकार को जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, देखिए जीएसटी से और कॉरपोरेशन टैक्स से। तो जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, और कॉरपोरेशन टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स दोनों को मिला के कितना है, लगभग 35%। फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट मतलब भारत कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये नॉन डेट मतलब बाहर से कोई ग्रांट मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई डोनेशन मिल गया, उसको नॉन डेट कैपिटल रिसीट नहीं बोलेंगे, उसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट क्या हो गया, नॉन डेट मतलब भारत सरकार ने किसी को लोन दिया होगा, वो पैसा रिटर्न हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट। फिर बाहर से अगर लोन लिए वो 20% है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के रूप में नहीं मिला है, नॉन टैक्स मिला है, गैर कर, जैसे कहीं से फ़ाइन मिला, कोई ड्यूटी मिला, वो सारा, ड्यूटी नहीं मतलब कहीं से फ़ाइन वाइन मिला, वो सारा चीज़ है। या सरकार ने कोई बुक्स बेचा तो उससे पैसा मिला, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटी कितना मिलता है, टोटल रुपी जितना हमारा आता है उसका 18% वो क्या मिलता है, जीएसटी मिलता है। और इनकम टैक्स 17% और कॉरपोरेशन निगम कर इसको बोलते हैं, वो 18%। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया। अब देखो, अब अगर हम ये मोटा मोटी थोड़ा डेटा पुराना है, ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है, टोटल टैक्स का 54%। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 46%। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जीएसटी कितना हो गया, 27%। ठीक है, 27% जीएसटी हो गया सारा चीज़ को। अभी और भी धीरे धीरे जीएसटी का कवरेज बढ़ रहा है, तो 27%। ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स है 31%। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। और सीआईटी हो गया कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, ये कितना है, और ये हो गया टीओआई। टीओआई मतलब इनकम टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स। ये पुराना डेटा है, इतना छोड़ दीजिए, बस मोटा मोटी याद रखिए। डायरेक्ट टैक्स और हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनका रेशियो लगभग 55% और 45% है, इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो जीएसटी आपको पता है ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो इसको कंज्यूम करता है उसी को टैक्स देना पड़ता है, सबसे लास्ट में टैक्स लगता है। ठीक है, राइट। तो जहाँ पे सामान कंज्यूम किया जाएगा वहाँ पे टैक्स लगेगा, जहाँ पे सामान बनेगा वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, उसी को जीएसटी बोलते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बहुत सारे राज्यों को डर था कि मान लीजिए गुजरात है, तो गुजरात को टैक्स जीएसटी में उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लो जो गाड़ी है तो गाड़ी बनेगा कहाँ पे, गुजरात में, लेकिन वो कंज्यूम कहाँ होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात में भी होगा। तो ये डर था लोग बहुत सारे स्टेट को कि जीएसटी आने के बाद उन राज्य जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको लॉस होगा जीएसटी में, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा। जीएसटी का पैसा उस स्टेट को मिलेगा जहाँ पे सामान कंज्यूम होगा, उपभोग होगा। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार ने शुरू में जब जीएसटी आया था, शुरू के 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम जीएसटी कंपेंसेट करेंगे, जिन राज्यों को शुरू के 5 साल में लॉस होगा जीएसटी के कारण, उनको हम कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल है, बहुत सारा टैक्स इसमें शामिल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो या रियल एस्टेट, ठीक है, या वैट हो अल्कोहल पे, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हो, या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो। ठीक है, तो ये सारा या प्रॉपर्टी ड्यूटी जो हमारा लोकल बॉडी लेता है, तो ये सब पे जीएसटी जो है वो आपका कवर नहीं है। बस मोटा मोटी याद रखिएगा, जिसमें कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, तो ये सारा नहीं है। ठीक है, रियल एस्टेट को एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये शामिल है कि नहीं, और एक आप पर स्टाम्प ड्यूटी को आप चेक कर लीजिएगा, और प्रॉपर्टी ड्यूटी को, बाकी सारा जो चीज़ है वो आपका शामिल है। और ये है डायरेक्ट, ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स तो ऐसे भी जो है जीएसटी के अंडर में कवर नहीं है। अब देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना, तो उसको सेंट्रल कौन कौन सा लेता है और स्टेट कौन कौन सा। तो सेंट्रल लेता है कस्टम ड्यूटी, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी लेता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट लेती है स्टाम्प
पोस्ट ड्यूटी और SGST स्टेट GST। ठीक है, तो GST जो है वो लगभग सभी प्रोडक्ट पे लगता है। किस पे GST नहीं लगता है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, और अल्कोहल पे नहीं लगता है, ठीक है, और रियल एस्टेट है। फिर कुछ चीज़ों पे GST आपका नहीं लगता है, ठीक है, एक्सपोर्ट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या है, कस्टम ड्यूटी है, ये चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको GST आपको लगेगा, उसके बाद GST आपको क्रेडिट में, अगर आपने जो चीज़ पे GST दे दिया है ऑलरेडी, वो उस पर वापस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, क्लियर, समझे? जैसे कि मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल कोई, मान लीजिए आपने कुर्सी बनाया, चेयर बनाया, तो चेयर के लिए आपने लकड़ी खरीदा, तो लकड़ी पे आपने टैक्स दिया होगा। फिर चेयर बना के बेचेंगे, उस पर टैक्स देंगे। तो जो कि लकड़ी पे ऑलरेडी आपने टैक्स दे दिया है, तो फाइनल प्रोडक्ट पे ही GST लगता है। तो इंटरमीडिएट पे टैक्स, इंटरमीडिएट जो गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तु है, जो आपने कंज्यूम करके सामान को बनाया, ठीक है, उस पर आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटर स्टेट जो सप्लाई है, ठीक है ना, उस पर आपका IGST लगता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटर स्टेट जो सप्लाई है, उस पर IGST लगता है। बाकी कस्टम ड्यूटी जो है वो सभी इंपोर्ट पे लगता है। ठीक है, अभी भी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लग रहा है। बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कुछ चीज़ों पे जो है आपका इंटर स्टेट जो चीज़ है, सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, उस पर IGST लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टम ड्यूटी लग जाएगा इंपोर्ट वाली चीज़ों पे, और उसके बाद IGST आपका लग जाएगा। फिर कंपेंसेशन सेस मैंने आपको बता दिया। कंपेंसेशन जो सेस है, जैसे आपने बताया कंपेंसेशन क्या होता है, जैसे सरकार को, जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा था कि लॉस होगा GST आने के बाद, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? इसके लिए एक सेस बनाया गया है। ठीक है, कंपेंसेशन सेस। सेस जो होता है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो इसमें क्या पर्पस है कि इससे जो भी पैसा इसमें आएगा, उसमें उससे हम लोग कंपेंसेट करेंगे स्टेट को। तो इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आता था? तो जो सीन गुड्स है और जो लग्जरी गुड्स है, ठीक है, सीन गुड्स जो है हम लोग आगे देखेंगे। सीन गुड क्या होता है? सीन गुड मतलब समझ लीजिए जो ख़राब चीज़ होता है ना, जैसे सिगरेट है, दारू है। और लग्जरी गुड मतलब आईफोन हो गया, BMW हो गया, उस पर। तो उस पर इन लोग का सामान का रेट भी ज़्यादा होता है, तो इस पर सरकार टैक्स ज़्यादा लेती है। तो उससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो कंपेंसेशन सेस में जाएगा, और उससे जो है कंपेंसेट किया जाएगा। ठीक है, तो 5 साल तक कंपेंसेशन करने का हम लोग प्रोविज़न रखे थे। ठीक है, तो कंपेंसेशन सेस का जो पैसा होता है वो सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, फिर आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर ही एक हम लोग अलग से GST कंपेंसेशन सेस अकाउंट बना है, उसमें पैसा चला जाता है। फिर स्टेट को बाई मंथली बेसिस पे, मतलब 2 माही पे, ठीक है, द्विमासिक पे स्टेट को कंपेंसेट किया जाता है, उन स्टेट को जिसका GST आने के बाद रेवेन्यू का लॉस हुआ, राजस्व का हानि हुआ। अब हम लोग देखेंगे GST काउंसिल। ठीक है, तो GST आपको पता है काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके GST को लाया था। इसे GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल नंबर 279A के अंडर में इसको बना था, और ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो आपका यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, सुझाव देती है GST के मामलों में। ठीक है, और GST के मामलों में सुझाव देती है मुद्दों पे। और इसका जो चेयरमैन होते हैं, चूँकि काउंसिल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काउंसिल का हेड कौन होता है? कोई मंत्री होता है। और यहाँ पे पैसा वाला मामला है तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका रहेंगे। ठीक है, इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो 75% मेजोरिटी पे लिया जाएगा, बहुमत पे लिया जाएगा। इसमें जो राज्यों को वेटेज दिया गया है वोट करने में, तो राज्यों का वेटेज जो है वो आपका 2/3 है स्टेट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज है 1/3। कहने का मतलब है, अगर मान लो पूरा स्टेट गवर्नमेंट चाह लेगा तो पूरा इसका वेटेज है 2/3, मतलब 66% के आसपास। ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है? 33%। तो अगर कोई भी चीज़ हमको रिकमेंड करना है या कोई लागू करना है, GST में चेंज करना है, तो उसके लिए 75% मेजोरिटी हमको चाहिए। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला कर सकता है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट अकेला कर सकता है। दोनों जब तक मिलेगा नहीं, तब तक 75% नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा सहयोगात्मक संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, उसका बेस्ट एग्जांपल हमारा GST काउंसिल है। ठीक है, चलिए। और GST काउंसिल को जो 4 बार जनरली 4 टाइम्स जो है वो आपका जनरली वो मीट करता है। ऐसा उसका कोई है नहीं कि कितना बार मीट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ई-वे बिल है। ठीक है, ई-वे बिल क्या होता है? अगर कोई सामान आपको एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जो 10
10 किलोमीटर से अधिक का है बेचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान जा रहा है और उस सामान का वैल्यू जो है मूल्य 50,000 से अधिक है और वो आपका 10 किलोमीटर से अधिक जा रहा है, तो उसके लिए उसको ऑनलाइन रूप से एक बिल कटवाना पड़ेगा ताकि उसको बीच बीच में जाके रोक रोक के दिखाना ना पड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से उसको बिल दिखा देगा कि हम इतने का सामान ले जा रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हमने जीएसटी आपको पेड कर दिया, उसको ई वे बिल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो एजेंसी है एक है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, नप्पा नाम है, NAPA। ठीक है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, राष्ट्र मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। जो भी दोस्तों अथॉरिटी होता है, जो भी प्राधिकरण होता है जिसके अंत में अथॉरिटी वर्ड जुड़ा हुआ है या प्राधिकरण वर्ड जुड़ा हुआ है, जनरली वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, वैधानिक संस्था होता है, संवैधानिक संस्था होता है, किसको उसको कोई एक्ट के अंडर में बनाया है। तो हुआ क्या है, नाम से ही पता चला, मुनाफाखोरी को विरोध करने के लिए, रोकने के लिए। तो मान लीजिए सरकार ने जीएसटी अपना कम किया तो रेट जो है सामान का कम होगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो फैक्ट्री वाला है, मान लीजिए जीएसटी कम नहीं किया, ठीक है ना, मूल्य कम प्राइस का नहीं किया, तो उसको प्रॉफिट होगा, किसको, कंपनी को। लेकिन पब्लिक को तो भाई पहले भी वो टैक्स उतना ही देता था, अब भी उतना ही दे रहा है, लेकिन कंपनी वाले को प्रॉफिट हो रहा है, फैक्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सरकार ने जीएसटी कम कर दिया। तो उस प्रॉफिट को मिसयूज ना करे, मुनाफाखोरी ना करे, उसको रोकने के लिए हमारा नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी काम करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा, तो इसमें नाम से ही पता चला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना। इसमें जो चार्ज किया जाता है मतलब जीएसटी, ये थोड़ा उल्टा टाइप का किया जाता है। कहने का मतलब जनरली जीएसटी किससे लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसने सामान को बेचा, तो जब ये सामान बेचता है तो साथ में जीएसटी भी उसे ले लेता है, टैक्स भी ले लेता है, और उसका जो बिल रहेगा उसमें सामान का रेट और जीएसटी का रेट रहेगा। ठीक है, ये व्यक्ति जीएसटी इसे ले लिया, लेकिन और ये फिर क्या करेगा, वो पैसा जीएसटी में जमा कर देगा सरकार के पास। समझ में आया। लेकिन मान लो ये व्यक्ति के पास अपना जीएसटीएन नंबर नहीं है, क्योंकि एक नंबर होता है जीएसटीएन नंबर। ठीक है, जीएसटीएन नंबर नहीं है तो फिर ये व्यक्ति कैसे पैसा सरकार के पास जमा करेगा। मान लीजिए इस व्यक्ति के पास, मान लो आपको अगर कोई चीज़ जमा करना है तो लेकिन आपको जीएसटी नंबर चाहिए ना, जिसके तो द्वारा आप जमा करेंगे पैसा, लेकिन इसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं। ठीक है, ये मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, इसके पास नहीं है, तो उस केस में ये व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर मान लो है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये व्यक्ति जो है इस पर लायबिलिटी होगा कि ये जो है सरकार के पास जीएसटी को जमा कर दे, जो पैसा इसने जीएसटी में दिया है वो पैसा सरकार के पास ये जमा कर दे। ठीक है, अपने नंबर से, जीएसटी नंबर से। समझ में आया। तो उसको हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके के द्वारा क्या होगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो भी आप जीएसटी के दायरे में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने का, वो रिसीवर पे, रिसीवर मतलब जो सामान को रिसीव कर रहा है, मतलब ख़रीद रहा है, सप्लायर पे नहीं है, मतलब बायर पे नहीं है, कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटीएन नेटवर्क। तो देखो जीएसटीएन नेटवर्क कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन टाइप का समझ लीजिए, एक नेटवर्क है। ठीक है, ये एक तरह का, पहले ये नॉन गवर्नमेंट एंटिटी था, मतलब पूरा जो जीएसटी को जो मैनेज कर रहा है ना ऑनलाइन तरीक़ा से, ताकि किसी को दिक्कत ना हो जीएसटी वेएसटी भरने में। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक पूरी 100 तरह से सरकारी एजेंसी टाइप का बनाया। पहले ये प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट था, गैर सरकारी था, अब इसको भारत सरकार सरकारी एजेंसी बनाया जिसमें 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 50% स्टेट का शेयर है। उसको जीएसटी नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल बेंच ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। नाम से पता चल रहा है कि जीएसटी को लेके कोई भी अगर विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो उसका आप अपील कर सकते हो कहाँ पे, जीएसटी 80 में, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। जिस तरह इनकम टैक्स का अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, अपीलीय न्यायाधिकरण, उसी तरह जीएसटी का भी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिले जो है वो ना हो जीएसटी को लेके। ठीक है, उसके बाद तो इसमें जो है शुरू में आप अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, पीएफ फर्स्ट, अगर ये सेकेंड अपील का जीएसटी में अगर आपको दूसरा बार अपील करना है तब यहाँ पे आप अपील कर सकते हो। ठीक है, और ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन है, दोनों यहीं पे अपील करेगा। ठीक है, और ये आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद एक स्कीम है जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, इसमें सरकार ने बोला है, ठीक है,
कि जो भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर, जो भी इस्टेब्लिशमेंट जिसका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो जीएसटी आपको टर्नओवर पे दे सकती है। मतलब जितना का सामान बेच रहा है उसके लिए अलग से उसको प्रॉफिट निकालना और दुनियादारी का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, कि क्योंकि उसको अलग से CA रखना पड़ेगा, उसका खर्चा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बोला कि ठीक है, जिसका भी टर्नओवर, जितने का सामान वो बेच रहा है, अगर 1.5 करोड़ रुपया से अगर उसका कम है तो डायरेक्ट जो है उसी पे आपका जीएसटी दे सकता है, ठीक है। लेकिन उनको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक स्टेप कम फैक्ट्री है जो बनाता है क्या, चेयर्स बनाता है लकड़ी का, ठीक है। तो ये लकड़ी कहीं से ख़रीदता है, तो लकड़ी जब कहीं से ख़रीदा तो उस पर, उस सामान पे उसने टैक्स दिया, जीएसटी दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने चेयर बेचा तो उस समय भी उसने जीएसटी दिया। तो ये व्यक्ति पे ज़्यादा बर्डन हो गया। तो होता है कि जो फाइनल गुड्स है इसके प्रोसेसिंग में ये जिससे बना है उस पर अगर इसने टैक्स ऑलरेडी दे चुका है तो वो जीएसटी जब ये देगा चेयर पे तो वो पहले का जीएसटी उसका वापस हो जाएगा। उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब का इनपुट पे, रॉ मटेरियल पे, जो फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले जो भी चीज़ों पे आपने टैक्स दिया है वो टैक्स आपको वापस हो जाएगा। लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम के तहत जो प्रोविज़न है कि डायरेक्टली हम टर्नओवर पे जीएसटी आप दे सकते हैं, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे तो सेंटर का इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है और सेंट्रल सेल्स टैक्स है। ये पहले हुआ करता था जीएसटी आने के पहले। और स्टेट का हुआ करता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, आपका एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, ये सारा जो है मिल के आपका एक जीएसटी बन गया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग टैक्स के बारे में, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी जो होता था, ठीक है, पहले क्या होता था, ये किस पे लगता है, ये सिर्फ सामान कोई बन रहा है, विनिर्माण वस्तु हो रहा है उस पे लगता था, सर्विस पे नहीं लगता था, गुड्स पे लगता था ये, ठीक है। और ये प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था, मतलब उत्पादन पे लगता था। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे लगेगा, ठीक है, ठीक। उसी तरह से कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जनरली हम छूट देते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, जिसको सीमा शुल्क बोलते हैं कस्टम ड्यूटी को। सर्विस टैक्स सर्विस पे लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है था पहले इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे, मतलब एक सामान दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, ठीक है, तो इस पर लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। और इसको कलेक्ट कौन करता था, ओरिजिन स्टेट, जहाँ पे से सामान मूव होना चालू हुआ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या लेता था, तो स्टेट गवर्नमेंट वैट लेता था, बाद में इसको जीएसटी में मिला दिया गया। ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे था वैट, ठीक है। सेल्स टैक्स लगता था पहले, है ना, सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके वैट आया। तो जो सेल्स टैक्स होता था वो इंट्रा स्टेट पे था, मतलब एक राज्य है, यहाँ से कोई सामान इधर से इधर बिक रहा है, बेचा जा रहा है, सेल हो रहा है, तब उस पर सेल्स टैक्स लगता था। लेकिन बाद में सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इस पर कास्केडिंग इफेक्ट था, जितना बार सामान बिकेगा उतना बार टैक्स देना पड़ेगा। तो फाइनल जो सामान आता, फाइनल जो व्यक्ति उसको कंज्यूम करता था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता था टैक्स के कारण, जिसके कारण सरकार ने कैस्केडिंग इफेक्ट को देखते हुए सेल्स टैक्स को ख़त्म करके वैल्यू एडेड टैक्स लाया और बोला कि जितना वैल्यू ऐड होगा बस उसी पे टैक्स लगेगा। तो इससे क्या हुआ, जो सेल्स टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट था, जो टैक्स पे टैक्स लगता था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन वैट का भी अपना दिक्कत था, क्योंकि अभी भी वैट जिन चीज़ों पे लगता था उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ये सारा चीज़ प्रोडक्शन स्टेज पे लगाता था। वैट तो लगता था कि जहाँ सामान बिक रहा है वहाँ पे, और बाकी वो सामान जहाँ से मूव हुआ, ठीक है, वो वहाँ पे भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। इससे भी अभी भी फिर भी कास्केडिंग इफेक्ट होता था। लेकिन जब से जीएसटी आया तब से क्या हो गया, सिर्फ एक ही टैक्स लगने लगा, जीएसटी। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था वो सारा जो है वो ख़त्म हो गया, वैट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लग्जरी टैक्स है, ये सब लग्जरी टैक्स जो है, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये सब जीएसटी आने के बाद ये सब भी जो ख़त्म हो गया। एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राइज जिसको बोलते थे, वो सब ख़त्म हो गया। स्टाम्प ड्यूटी जो है, तो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो सब अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जीएसटी के अंदर में वो नहीं आया है, ठीक है। फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल बॉडी लगाता है रियल एस्टेट पे। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो तब लगता है जब कोई सामान, कोई आप
खरीदे हैं और उसका मूल्य अगर बढ़ गया, फिर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसका वैल्यू अगर बढ़ गया तो आपको गेन होता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, कैपिटल पे, मतलब कोई, ठीक है, कैपिटल समझ रहे हो, बिल्डिंग पे, इस सारी चीज़ पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जब जीएसटी हम लोग इम्प्लीमेंट किए तो उसके लागू होने से पहले 2 प्रॉब्लम्स था। एक था कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया। तो कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी ये सब लाया, जो फाइनल गुड्स पे लगता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक। और जितना वैल्यू ऐड हुआ बस उसी पे लगता है, और अंतिम लोगों पे लगता है, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा ईज इंडेक्स। ईज का फुल फॉर्म है, ई से है इन्हेंस्ड, ए से है एक्सेस, एस से है सर्विस और ई से है एक्सीलेंस। मतलब एक्सेस और सर्विलेंस, पहुंच और सेवा को उत्कृष्ट करने के लिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको हमारा जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, वो इंडेक्स जारी करता है कि कौन सा सरकारी बैंक कितना अच्छा सर्विस दे रहा है और लोगों के लिए कितना उसका पहुंच है, ठीक है। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया आईबीए ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, और बीसीजी ने। बीसीजी कौन है? बोस्टन, ठीक है, कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया। ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स जो है वो 4 चीज़ों को देखता है कि बैंक का रिकॉग्निशन, रिकवरी, रिकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म, कि बैंक ने कितना जो है मान्यता उसका क्या है, उसका पुनर्प्राप्ति, मतलब जितना वो पैसा लोन में दिया कितना वो रिकवर कर पा रहा है, कितना उसको कैपिटल का नीड है या नहीं है, और कितना उसने रिफॉर्म किया। इन चारों चीज़ों पर बैंक को रैंकिंग देता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एटीएम के बारे में पढ़ते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक क्यों? क्योंकि अचानक, मतलब स्वतः खुद से काम करता है। टेलर मतलब खुद से बताता है कि कितना एटीएम आप डालिएगा, तो खुद से बोलता है कि इतना पैसा आपके अकाउंट में है ना, पिन कोड डालिए, ये डालिए, वो डालिए। इसीलिए एटीएम जो है उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, कौन उसका कैश का मैनेजमेंट कर रहा है, बाकी चीज़ कौन कर रहा है, उसके आधार पर एटीएम को जो है हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। एक है, सबसे पहले समझिए, बैंक एटीएम, ठीक है। बैंक एटीएम मतलब समझ रहे हो, जो नॉर्मल एटीएम आप देखते हो जिसमें बैंक का लोगो होता है, बैंक का स्टाफ होता है, बैंक उसमें पैसा डालती है, तो उसको बैंक लेवल एटीएम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम वो एटीएम होता है जिसका मालिक तो बैंक होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है, कैश डालना, सिक्योरिटी गार्ड रखना, वो किसी दूसरे को दे देती है, थर्ड पार्टी को दे देती है, उसको बोलते हैं ब्राउन एटीएम, ठीक है। उसके बाद मेनली इसमें 3 ही एटीएम पढ़ते हैं हम लोग, बैंक एटीएम, ब्राउन एटीएम और वाइट एटीएम। वाइट एटीएम जो होता है वो ना तो बैंक, वो किसी बैंक का नहीं होता है, वो एनबीएफसी का होता है। एनबीएफसी ही उसको ओन करती है और उसी को ऑपरेट करती है। वाइट लेवल क्यों नाम है इसमें? क्योंकि इसमें बैंक का लोगो ये सब नहीं होता है। आरबीआई से परमिशन लेके जो है वाइट लेवल एटीएम खोला जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको कैश डिपॉजिट करने का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, मतलब वाइट लेवल एटीएम आप पैसा जमा नहीं कर सकते हो। और 100% एफडीआई जो है ऑटोमेटिक रूट के द्वारा वाइट लेवल एटीएम में है। मतलब अगर आप एफडीआई करना चाहते हो, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना चाहते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट के द्वारा, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित मार्ग से, बिना सरकार को परमिशन लिए, बस सरकार को एक आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिना परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आप वाइट लेवल एटीएम खोल सकते हो। फिर एक ग्रीन लेवल एटीएम होता है जो एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ठीक है, नाम ही पे ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, पेड़ पौधा टाइप है ना। उसी तरह एक ऑरेंज लेवल एटीएम होता है जिसके द्वारा आप शेयर में लेन देन करते हो। एक येलो लेवल एटीएम होता है जिसमें ई कॉमर्स के लिए होता है। एक पिंक लेवल एटीएम होता है, पिंक मतलब वीमेन रिलेटेड है, ठीक है, ताकि महिलाओं को लंबे लंबे लाइन में खड़ा ना रहना पड़े, उनके लिए है ये, ठीक है। एक होता है बायोमेट्रिक एटीएम, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट और आई को स्कैन करके बैंक डिटेल आपको दिखने लगेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक ऑन साइट एटीएम होता है, ऑन साइट मतलब जो बैंक के अंदर एटीएम लगा रहता है। एक ऑफ साइट एटीएम मतलब जो बैंक के बाहर होता है, ठीक है, बैंक परिसर के बाहर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। उसके बारे में देखते हैं, एग्रीमेंट के बारे में। तो एक होता है नीस में एग्रीमेंट हुआ, नीस एग्रीमेंट, वो रिलेटेड है आपका ट्रेडमार्क से, ठीक है, नाइस या नीस बोलते हैं उसको, ठीक है। वो कहाँ किससे रिलेटेड है? नीस एग्रीमेंट, याद रखिएगा, ट्रेडमार्क से। फिर एक वियना एग्रीमेंट है, वियना समझौता, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है फिगरेटिव एलिमेंट से, ठीक है। ऐसा मार्क्स, ऐसा चिन्ह जिसमें अलंकारिक तत्व शामिल हो, उसके लिए वियना समझौता है। ये है बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेड मार्क आप समझ रहे हो, जैसे हर इंडस्ट्री का जनरली एक ट्रेड मार्क होता है। जैसे देखिए टोयोटा का ये है, टोयोटा का है ना, BMW का भी अपना कुछ होगा, ठीक है। इस तरह से
टोयोटा का है ना। BMW का अपना अलग है, मर्सिडीज का अलग है, टाटा का अलग है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है। फिर एक वियना एग्रीमेंट किससे है, फिगरेटिव एलिमेंट के मार्क से। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन का लोकार्नो एग्रीमेंट है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। फिर अब देखते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है। पार्टिसिपेटरी मतलब सहभागी नोट्स, इसको पी नोट्स हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता है कि हम इंडिया के शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो। तो ये क्या करेगा, अगर हम इंडिया के मार्केट में बिना रजिस्टर्ड किए ये इंडिया की कंपनियों का शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, खरीदना चाहता है शेयर, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कोई संस्थान, ठीक है, जो इसमें रजिस्टर्ड है, तो वो क्या करेगा, इसको पैसा देगा और बोलेगा कि हमको ये कंपनी का शेयर खरीदो, ठीक है। ये कंपनी रजिस्टर्ड है इसमें, इसको ये खरीद सकती है शेयर, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति को शेयर खरीदना है तो ये नहीं चाहता है कि हम अपना रजिस्टर्ड कराएं शेयर मार्केट में, तो ये उस कंपनी से कांटेक्ट करेगा जो इसको खरीद के शेयर जो है दे देगा, ठीक है। तो इसको शेयर मिल गया, इसको पैसा मिल गया, ये पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जो सेबी है, सेबी जो है, चूँकि सेबी के अंदर में ये रजिस्टर्ड नहीं है, शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो चूँकि ये रजिस्टर्ड यहाँ पे ये व्यक्ति है ही नहीं, तो सेबी को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, सेबी को तो इसके बारे में जानकारी है ना, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये एक पॉपुलर हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो फॉरेन इन्वेस्टर के बीच में है, जो चाहते हैं कि इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। इसके द्वारा वो इलीगल मनी या अनअकाउंटेड मनी को भी छुपा सकते हैं। ये अमीर लोगों के लिए बहुत ही हेजिंग टूल है ना, महत्वपूर्ण हेजिंग उपकरण है, ठीक है। इससे रिस्क भी उसका मैनेज हो जाता है, कस्टमाइज टूल भी मिल जाता है उसको, ठीक है। और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन चलो ठीक है। और इसको लोकल जो हमारा शेयर होता है उसके बारे में उसको उतना सोचने वोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इसके थ्रू ख़रीदा था तो इसकी अब ये समझेगा कि कहाँ करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DALY, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, विकलांगता व समायोजित जीवन वर्ष। क्या होता है दोस्तों, समझिए ध्यान से। डिसेबिलिटी के कारण मान लीजिए कोई व्यक्ति को जीना था 100 साल, लेकिन डिसेबिलिटी के कारण मान लीजिए उसका लाइफ जो है थोड़ा पहले मर जाता है वो, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ हो जाता है, उसका जितना जीना था उसके पहले ही, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, मतलब डिसेबिलिटी होने के बाद कितना साल वो जी पा रहा है, कितना उसका लाइफ एडजस्ट हो गया, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका प्री मैच्योर मोर्टेलिटी मतलब समय से पूर्व उसका डेथ और डिसेबिलिटी शामिल है, ठीक है। इसमें आपका होता है कि कितना साल उसका लॉस्ट हुआ, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ हो गया, कितना उसको जीना था लेकिन पहले ही मर गया वो, ठीक है, और कितना साल उसने डिसेबिलिटी के साथ जो है वो जिया है। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में होता है कि प्री मैच्योर YLL मतलब ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, ठीक है, प्लस YLD मतलब कितना लाइफ उसका जिया है डिसेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो मोटा मोटी ये इकोनॉमिक सर्वे में था, तो बस थोड़ा मोड़ा समझना है, उतना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, निवेश करना। विनिवेश मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, डिस लगा हुआ है। तो जब आपका जो कंपनी में शेयर था उस कंपनी का शेयर को जब आप बेच रहे हो तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी का सरकार के पास है, सरकार ने उसने शेयर अपना रखा है, मान लो कुछ भी 20% 30%, उसका जब अपना शेयर सरकार घटाएगी, बेच देगी अपना शेयर, तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर आप माइनॉरिटी स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी मतलब जब अल्पसंख्यक हिस्सेदारी का विनिवेश करना चाहते हो, फिर ठीक है माइनॉरिटी, तो आप कैसे कर सकते हो, तो IPO के द्वारा कर सकते हो। कोई कंपनी जो IPO इशू कर ले तो उसके द्वारा जो पब्लिक का जो शेयर, सरकार का जो मान लो कंपनी है, ठीक है,
उसमें सरकार का कुछ शेयर है, कुछ परसेंटेज शेयर है, मान लो सरकारी कंपनी, मान लो 100% शेयर, अब सरकार चाहती है कि अपना शेयर को कम करना, तो वो क्या करेगी, जिस कंपनी में उसका शेयर है सरकारी कंपनी का, उसका बोलेगी कि आईपीओ लेके आते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ऐसी कंपनी जो पहले शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन बाद में वो रजिस्टर करके अपना शेयर बेचना चाहती है पहली बार कंपनी सब पब्लिक को, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा सरकार जो है अपना शेयर बेच सकती है। ठीक है, दूसरा एफपीओ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मान लीजिए कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे हम लोग सरकारी कंपनी का देख रहे हैं, तो सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो है अपना शेयर मान लो मार्केट में बेची। ठीक, अब उसको लग रहा है कि हमको और पैसा का ज़रूरत है, तो फिर से जब एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, पब्लिक को शेयर बेची, फिर दोबारा से जब शेयर बेचती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। क्या बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र, अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश। अभी भी नया नया शेयर ही बेच रही है, लेकिन एक बार कोई कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद जब दोबारा से शेयर बेचती है तो उसको एफपीओ बोला जाता है। फिर एक होता है ऑफ़र फॉर सेल। ठीक है, बिक्री के लिए प्रस्ताव देती है कि चलिए ये कंपनी खरीद लो, उसको बोलते हैं ऑफ़र फॉर सेल। फिर होता है एक सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें भी क्या करती है, एक तरह का ये फंड है, इस फंड में अलग अलग कंपनियों का शेयर होता है। ठीक है, तो सरकार उस कंपनी का शेयर जो है, ग्रुप ऑफ कंपनी का शेयर लोगों को बेचती है। ठीक है, और उसमें एक शेयर आप खरीदिएगा तो अलग अलग कंपनी का उसमें थोड़ा थोड़ा परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, पब्लिक सेक्टर का, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इसको शेयर को आप खरीद बिक्री, सेल और बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शेयर आप खरीदेंगे तो अलग अलग कंपनी का थोड़ा थोड़ा शेयर आपको मिल जाएगा। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, सरकार का अपना जो शेयर को, इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है, इसीलिए इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, फिर एक होता है क्रॉस होल्डिंग। ठीक है, क्रॉस होल्डिंग क्या होता है, जब एक लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो एक सरकारी कंपनी है जो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, जब वो किसी दूसरे लिस्टेड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को ले लेती है, ठीक है, अधिग्रहण कर लेती है, उसका हिस्सेदारी ले लेती है, तो उसको क्रॉस होल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, दोनों सरकारी कंपनी है, एक कंपनी ने दूसरे को ले लिया, तो वो भी एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है। जैसे एलआईसी भी गवर्नमेंट का जनरली है, इसमें भी गवर्नमेंट का शेयर है, और एक आईडीबीआई है। ठीक है राइट, तो आईडीबीआई को सरकार, ये सरकारी था, तो इसको सरकार ने, एलआईसी ने ले लिया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस होल्डिंग। जब एक लिस्टेड पीएसयू दूसरे लिस्टेड पीएसयू को ले लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। ठीक है, ये हो गया माइनॉरिटी स्टॉक डिसीजन में, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, पूरा बेच नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा। एक होता है मेजर, ठीक है, मेजर स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट की कैसे होगा, बहुमत हिस्सेदारी थी। बहुमत मतलब सरकार का शेयर इसमें 50% से कम होगा। माइनॉरिटी में क्या, अभी भी मालिक सरकारी है, लेकिन उसका शेयर सरकार का 50% से अधिक है। मेजॉरिटी स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा, भारत का सरकार का शेयर, गवर्नमेंट का शेयर मतलब 50% से कम हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजिक सेल है, रणनीतिक बिक्री। ये क्या होता है, इसमें सरकार जो है, गवर्नमेंट जो कंपनी होती है उसका शेयर तो बेचती ही है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, ठीक है, वो भी अगर बेच देती है तो उसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब सरकारी हिस्सेदारी के बड़े हिस्सा को बिक्री कर देगा और प्रबंधन नियंत्रण भी उसको प्राइवेट को दे देती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सेल। ठीक है या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसका कराया जाएगा या किसका नहीं कराया जाएगा, इसके लिए एक भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, वित्त मंत्रालय, उसके अंदर एक संस्था है जिसका नाम है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। वो और नीति आयोग दोनों मिल के जो आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा पीएसयू का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रणनीतिक बिक्री कराना है। तो बिक्री होने के बाद जो भी पैसा होता है वो एनआईएफ में जाता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जाता है। उसके बाद उस फंड को, ठीक है, भारत सरकार की जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उसको क्या करती है, प्रोफेशनली उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है ना, और उस फंड से कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर पैसा कमाया जाता है भारत सरकार। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म कैसे है, एक तो हो गया कि दीपम और नीति आयोग के द्वारा। दूसरा क्या हुआ कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है, तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के तहत क्या होता है, एक पैनल बनता है,
उस पैनल को हेड कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। तो अल्टरनेट मैकेनिज्म के तहत एक पैनल बना हुआ है, ये एक तरह का पैनल ही है जिसको हेड करेंगे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और ये देखते हैं कि जल्दी से जल्दी डिसइन्वेस्टमेंट हो, उसको प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए, प्रक्रिया में तेज़ी लाया जाए। अब तो हमने देखा कि जो NIF है, NIF का में पैसा कहाँ से आया? तो जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है, विनिवेश का पैसा है, ठीक है ना, वो आपका NIF में आया। तो NIF जो बनाया गया था उसका नाम ही है नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड। ये 2005 में बना था और जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है सब इसी में जाता है। ये जो फंड है वो परमानेंट नेचर का है, ठीक है, अस्थाई है। इसका पैसा ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं इसमें जो भी पैसा है वो पैसा से हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना, और उसे अर्निंग कमाएंगे इस तरह से ताकि इसका खुद का पैसा जो है उसमें कमी ना हो। इसका कॉर्पस शुड नॉट बी डिप्लीटेड, इसका कोष समाप्त नहीं होना चाहिए, ये हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। और ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर आता है। ये आपका पब्लिक अकाउंट जो लोक सार्वजनिक खाता होता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें होता है, ठीक है। पहले बोला गया था कि जो भी इसमें पैसा जमा होगा उसका 75% पैसा हम लोग जो है सोशल सेक्टर क्षेत्र में देंगे, सामाजिक क्षेत्र में देंगे, और 25% पैसा जो है जो PSU को हम रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवन कर सकते हैं, उस पर देंगे। लेकिन अब ये कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया। अब जो है सरकार ने बोला है कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा है वो आपका पब्लिक अकाउंट में जाएगा, मतलब NIF में जाएगा, और NIF में जो भी पैसा जमा होगा उस पर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसका शेयर को हमको ख़रीदना है और 51% तक सरकार को करना है तो वो कर सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर पैसा देना, रिकैपिटलाइजेशन कर सकती है तो वो कर सकती है। इसके अलावा अगर RRB है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, IIFCL है, नाबार्ड है, एक्जिम बैंक, उसको अगर पैसा देना है, ठीक है, तो सरकार कर सकती है। मेट्रो प्रोजेक्ट में दे सकती है। इसके अलावा भारतीय नाभिक या विद्युत निगम, उसमें पैसा लगाना है, उसमें दे सकती है। UCIL में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, या रेलवे में दे सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, पूंजीगत खर्चा के लिए सरकार पैसा दे सकती है, ठीक है, हो गया। अब तो हमने देखा विनिवेश क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, ये सब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन क्या होगा? निजीकरण। निजीकरण का नाम ही पता चल रहा है, जो कंपनी का मालिक, PSU का मालिक सरकार था, अब उसको सरकार नहीं होकर किसी और को है, कोई प्राइवेट प्लेयर है, सरकार अपना शेयर जो है वो 50% से कम करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, जिसमें प्राइवेट एंटिटी के हाथ में आपका शेयर होल्डर चला जाता है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी चला जाता है। तो इसके लिए नीति आयोग आइडेंटिफाई करता है कि इसका हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, दीपम भी करता है। और नीति आयोग ने PSU को अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासीफाई किया है कि प्रायोरिटी के आधार पे, और कि किसको करना है और किसको नहीं करना है, ठीक है। और उसमें ध्यान देता है कि वो कि नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है ना, उसके बाद सोवरेन फंक्शन एट आर्म्स लेंथ, संप्रभु उसका कितना देश के लिए सोवरेनिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और उससे मार्केट में इम्परफेक्शन आएगा, या कि सार्वजनिक उद्देश्य लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है विमेन लाइवलीहुड बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है एक बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड मतलब एक तरह का लोन आप दे रहे हो बॉन्ड खरीद के, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये इसमें जो भी बॉन्ड का पैसा होगा वो महिलाओं के कल्याण के लिए होगा, ठीक है। इससे महिलाओं जो वीमेन इंटरप्रेन्योर जो है, ठीक है, उसको मदद मिलेगा, ठीक है। किसके लिए उसमें पैसा मिलेगा? ये बॉन्ड कौन लेके आ सकता है? बॉन्ड किसका है? ये वर्ल्ड बैंक का है, यूनाइटेड नेशन वीमेन का और सिडबी का है, और सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। मतलब जो भी इस फंड में पैसा होगा उसके वीमेन इंटरप्रेन्योर, महिला जो उद्यमी होंगे उनको दिया जाएगा पैसा, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए और स्मॉल यूनिट के लिए। और इसमें शुरू में हम लोग 300 करोड़ रुपए इस फंड में डाले हैं, इस बॉन्ड में डाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हम लोग कल देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे बजट ये सब के बारे में। तो ये टोटल जो PDF है वो 90 पेज के आसपास है, 93 पेज। तो हम लोग 2 दिन में 26 पेज तक पढ़ चुके हैं, 5 दिन में आपका जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। 3 क्लास और होगा, ठीक है। चलिए तो कल हम लोग देखेंगे बजट टाइप, अलग अलग टाइप का बजट जो होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा चीज़ बात करेंगे। RBI का मॉनेटरी पॉलिसी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्म सब्सिडी, ठीक है। फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है उसका क्राइटेरिया देखेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अलग अलग टाइप का प्लानिंग होता है वो देखेंगे। FCI के बारे में, MSP के बारे में देखेंगे, ठीक है। सारा चीज़ ये नोट्स में कवर्ड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। FPO क्या होता है, SFSC क्या है, ठीक है, तो PM आशा क्या है, ठीक है। उसके बाद मार्केट इंटेलिजेंस एंड EWS क्या है, नाफेड, NCCF, NCDC, इन्वेस्ट इंडिया क्या है,
इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड क्या है, स्क्रो एजेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, डिपॉजिटरी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, पीएलएफएस, ठीक है, सीपीआई, पीपीआई, तो सारा चीज़ आपको कवर्ड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स से मोटा मोटी मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन के आसपास आपका आता है, ठीक है। अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने में लेट है ना, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। हम कोशिश करेंगे 10 से 15 तक, पूरा सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से रगड़ के, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम से बहुत पहले आपका सिलेबस और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपका काम ये है कि जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और लूसेंट जो जीके का बुक है उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी अपना जीएस जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ा भी रहे हैं, अब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, उसको आप देखिए। इधर आपका इकोनॉमी का क्लास चल रहा है, फिर अकाउंटिंग का क्लास चल रहा है, इंग्लिश का हमने आपको वोकेबलरी दिया था, है ना, उसको आप पढ़ के ख़त्म कीजिए, याद कीजिए बार बार, ठीक है। एडिटोरियल जो है द हिंदू का डेली पढ़िए, उससे आपका इंग्लिश ठीक होगा। मैथ्स आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो करने को बहुत चीज़ है, आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, और इधर से हम आपको पूरा पुश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों हम और आप मिल के जो है एग्ज़ाम को निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल। चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।